हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन का बहुत इजी सा मतलब होता है कि फंक्शन कॉल इटसेल्फ। इसका मतलब है कि फंक्शन खुद ही को कॉल करता है। रिकर्सिव फंक्शन एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे से सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देता है ताकि उसे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसानी रहे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारे फंक्शंस वाले वीडियो में, कि फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको रिकर्जन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर जिसने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है, आप जाइए उसे फंक्शन वाला टॉपिक पूरा देखिए, क्योंकि रिकर्जन में फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप एंड तक के देखिएगा। इसमें मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, वो भी बहुत ईजी वे में आपको सॉल्व करके बताऊंगी। तो इसे एंड तक देखिएगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा कोडिंग की। तो चलिए अब हमारा रिकर्जन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब भी आप रिकर्जन का क्वेश्चन सॉल्व करो, दो बातों का ध्यान रखना, जो कि है फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब फंक्शन खुद ही को कॉल करता है। और दूसरी बात है कि वो जब भी खुद को कॉल करता है तब वो उसे ईजियर वाले फंक्शन को कॉल करता है या फिर उसे छोटे वाले फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, अभी तक के हमें अगर एक क्वेश्चन हम इमेजिन करें, ठीक है, कि हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर्स प्रिंट कराने, हम क्या करते थे? लूप चलाते थे। ठीक है, लूप में क्या करते थे? फॉर लूप या वाइल लूप चलाते थे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता था i=10। ठीक है, क्योंकि 10 से 1 तक के चलाना है। ठीक है, और i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब 10 से लेकर के 1 तक के प्रिंट करा देते थे, और i माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे ही करते थे लूप। बट अब हम लूप यूज नहीं करेंगे, लूप की जगह हम यूज करेंगे रिकर्जन। ठीक है, लूप की जगह हम यूज करेंगे रिकर्जन। लूप का मतलब क्या होता था? एक ही चीज को हम बार बार प्रिंट कराते थे, मतलब बार बार उसी काम को कराते थे, बार बार वो लूप चलता था। रिकर्जन का भी काम यही रहेगा कि वो बार बार खुद ही को कॉल करेगा। ठीक है, या तो उससे छोटी वाली प्रॉब्लम को या उससे इजी वाली प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखिए हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करा रहे हैं, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो अब देखिए रिकर्जन करता क्या है। अगर कोई बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस बड़ी सी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की वजह है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो और फिर सभी को जोड़ दो। ठीक है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। रिकर्जन का काम ये होता है। अब देखिए हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराने हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया fn या फिर f(x), कुछ भी मान लो, fn मान लेते हैं। चलो, हमें प्रिंट कराना है 10 तक के नंबर। ठीक है, हमने इसको 10 विजुलाइज कर लिया। अब हम ये सोचे कि 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराइए, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हम क्या करें? हम इसको बोले कि आप एक काम करो, आप तो बस 10 नंबर प्रिंट करा दो, बाकी जो 9 से लेकर के 1 तक के होंगे नंबर्स प्रिंट कराने का, वो आपसे जो छोटा वाला फंक्शन लेगा ना, वो संभाल लेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमें सिर्फ प्रिंट कराना है 10 नंबर। ठीक है, सिर्फ 10 वाला 10th नंबर प्रिंट कराना है, 10। हमें प्रिंट कराना है सिर्फ 10। और ये वाला जो फंक्शन होगा fn-1, इसको कॉल कर देंगे। fn-1 क्या होगा? इनकी वैल्यू क्या है? 10, तो n-1 9। ठीक है, तो हम 9 वाला फंक्शन को कॉल कर देंगे और वो क्या करेगा? 9 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स प्रिंट करा देगा। ठीक है, और हमें सिर्फ 10 प्रिंट कराना था, वो हमने कर दिया। ठीक है, ये आप ये समझो, ये एज्यूम करो कि इसने इसका काम कर दिया, 9 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करा दिए। हमें सिर्फ 10th वाला प्रिंट कराना था, हमने 10 प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए, ये 10 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको एक नया क्वेश्चन मानो। ठीक है, ये 10 वाला प्रिंट करा दिया, इसको साइड में रखिए। अब इसी को सिर्फ एक नया क्वेश्चन बनाइए। अब हम 9 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराएं। ठीक है, 9 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराएं, उससे तो बेटर है कि हम इससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल कर दें। इससे छोटा वाला फंक्शन क्या होगा? n-1 है। ठीक है, 9 वाला फंक्शन है। हम क्या करें? 9 को तो हम प्रिंट करा दें, जैसे हमने 10 को कराया, 9 को हम करा दें, उससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल कर दे, मतलब n-2 को कॉल कर दे। n-2 क्या होगा? 8। ठीक है, हम इसे छोटा वाला फंक्शन कॉल कर दें और ये क्या करेगा? 8 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर प्रिंट करा देगा और 9 को हमने प्रिंट करा दिया। ये अज्यूम करो कि इसने इसका काम कर दिया है, 8 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर इसने प्रिंट करा दिए, हमें सिर्फ 9 प्रिंट कराना था और वो हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए 9 और 10 प्रिंट करा दिया इसने, 8 से 1 तक के प्रिंट करा दिया। अब इसे नया क्वेश्चन मानो, ये इसको इसी की जगह पे छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को नया क्वेश्चन मानो। अब 8 से लेकर के 1 तक के हम प्रिंट कराए, उससे तो आसान है कि 8 हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, और इससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इससे छोटे वाला फंक्शन क्या होगा? n-3 होगा। ठीक है, n-3 का काम क्या होगा? वो 7 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट करा दे और 8 को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, 8 को हमने प्रिंट करा दिया, 7 से लेकर के 1 तक के नंबर ये प्रिंट करा दे। अब इससे एक नया क्वेश्चन मानो। 10 9 8 तो काम हो गया था, 7 से लेकर के 1 तक इसने प्रिंट करा दिया। अब इसे इसे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, इसे एक नया क्वेश्चन मानो। ठीक है, अब n-3 है, मतलब 7 से लेकर के 1 तक के हमें प्रिंट कराने हैं। अब 7 से लेकर के 1 तक के प्रिंट कराए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। हम क्या करें? 7 को तो हम प्रिंट करा रहे हैं, एक काम करो, आप तो इससे छोटे वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दो
और वो क्या करेगा, 7 को तो हम प्रिंट करा रहे हैं, इससे छोटा वाला फंक्शन क्या होगा, n-4 मतलब 6। तो 6 से लेकर के 1 तक के नंबर्स आप प्रिंट करा दो, 7 को हमने प्रिंट करा दिया है, ठीक है, हमने इसे ये बोला। तो अब देखिए 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो गया, तो इसने 6 से 1 तक के इसने काम संभाल लिया, ठीक है। अब इससे एक नया क्वेश्चन आप इमेजिन करो, इसे आप इनकी जगह पे छोड़ दीजिए, n-4 को इमेजिन करो एक नया क्वेश्चन। अब 6 से लेकर के 1 तक के प्रिंट कराए, ये थोड़ा टफ है, तो इसका क्या हम और आसान करने के लिए क्या करें, 6 को तो हम प्रिंट करा रहे हैं, आप एक काम करो, इससे छोटे वाले फंक्शन को फिर से कॉल कर दो। 6 को हम प्रिंट करा रहे हैं, 5 से लेकर के 1 तक के आप प्रिंट करा दो, ठीक है। इस छोटे वाले फंक्शन को हम ये बोल रहे हैं, इसका छोटा वाला फंक्शन क्या होगा, n-4 था, अब n-5 होगा, ठीक है। तो अब इससे छोटा वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ये क्या काम करेगा, 5 से लेकर के 1 तक प्रिंट करा देगा, ठीक है। हमने ऐसा अज्यूम करा कि 5 से लेकर के 1 तक इसने प्रिंट करा दिया। अब ये वाला क्वेश्चन पूरा देखना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 5 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराए, थोड़ा टफ है, इससे आसान क्या करेंगे हम, इससे छोटे फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे, कर देंगे, 5 को हम प्रिंट करा देंगे, इससे छोटा वाला फंक्शन क्या होगा, n-6, ठीक है। अब हम इसको ये बोल रहे हैं छोटे वाले फंक्शन को कॉल करके कि हम खुद तो 5 प्रिंट करा रहे हैं, 4 से लेकर के 1 तक के आप प्रिंट करा दो, ठीक है। तो 4 से लेकर के 1 तक ये काम संभाल लेगा। अब देखिए 4 से लेकर के 1 तक ये संभालेगा, ये थोड़ा सा टफ है, हम क्या करें, 4 को तो हम प्रिंट करा रहे हैं, आप इससे छोटे फंक्शन को फिर से कॉल कर दो, ठीक है। इससे छोटा फंक्शन क्या होगा, n-7। हम इसको बोल रहे हैं कि 3 से लेकर के 1 तक के आप प्रिंट करा दो, 4 को तो हमने करा दिया। अब एक और बार छोटा वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, तब क्या होगा, n-8 कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 से लेकर के 1 तक के प्रिंट कराएगा, और 3 को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे छोटे फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, 2 को हम प्रिंट करा रहे हैं, और n-9 को आप कॉल कर दो, मतलब 1 ये प्रिंट करा देगा, ये 1 प्रिंट कराएगा n-9, ठीक है, और 2 को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब इसको और आसान करने के लिए क्या करें, तो अब देखिए 1 को तो हम प्रिंट करा रहे हैं, इससे छोटे वाले को और आप कॉल कर दो, ठीक है, n-10। अब देखिए n-10 क्या होगा, ये बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, बेस कंडीशन मतलब आखिरी वाली वैल्यू हिट हो जाएगी। n-10 क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, हमने शुरुआत में क्या दी थी, 10, तो 10-10 0, तो ये तो 0th वाला हो जाएगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ, ये क्या था 10, तो 10-10 0, मतलब f की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, तो ये तो बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसने इसका पूरा काम कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए क्या हो, तो अब देखिए बैकएंड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये याद रखना कि ये वाला पूरा जो सोल्यूशन है ना, वो सिर्फ इसका सोल्यूशन है, ये वाला पूरा सोल्यूशन इसका है, ये वाला पूरा सोल्यूशन इसका है, और ये वाला इसका है, ऐसे ही आप, ठीक है, आपको आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बैकएंड में क्या हो रहा है, ये आंसर देगा n-10, n-10 क्या है, f(0), ठीक है, f(0) देगा आंसर, मतलब 0 प्रिंट कराएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 1, तो हमें काम किया था 1 से, ठीक है, तो ये इसको देगा 1 आंसर, इसको क्या देगा 1 आंसर, इसको देगा। और 1 के साथ साथ क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 2, 1 के साथ साथ यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। अब ये वाला जो था पूरा आंसर, ये देगा इसको 1 और 2 इसको, ठीक है, 1 और 2 देगा इसको, ये वाला पूरा 1 और 2 इसको देगा, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पर प्रिंट कराएगा 1 और 2, और साथ में इसके साथ यहाँ पर क्या था 3, तो ठीक है 3 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा 1 2 3, ठीक है, इसको आंसर देगा 1 2 3, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 1 2 3, और इसके साथ क्या प्रिंट करा रहे थे हम 4, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट, ठीक है। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा 1 2 3 4, ये इसको आंसर देगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब इसके साथ साथ हम क्या प्रिंट करा रहे थे यहाँ पे 5, ठीक है। अब ये वाला पूरा इसको क्या आंसर देगा n-5 को 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर क्या लिखा था, क्या प्रिंट करा रहे थे 6, तो 6। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ क्या है यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं हम 7, ठीक है। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा, इससे आंसर देगा 1 से लेकर के 7 तक के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके साथ हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा रहे थे यहाँ पर, ठीक है 8, ठीक है, तो यहाँ पर 8। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको देगा 1 से लेकर के 8 तक के आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके साथ हम क्या प्रिंट करा रहे हैं 9। अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा, अब ये पूरा इसको क्या आंसर देगा
1 से लेकर के 9 तक के नंबर इसको देगा, ठीक है। 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके साथ क्या प्रिंट करा रहे थे 10, तो मतलब हमारा पूरा काम हो गया, 10 तक के नंबर प्रिंट करा दिए। ये मैं रिवर्स में आपको समझा रही हूँ, इसलिए 1 से 10 तक के है। असलियत में जब ये 10 को प्रिंट करा देगा उसके बाद कॉल करेगा उससे छोटे वाले को, मतलब पहले 10 प्रिंट कराएगा उससे छोटे वाले कॉल कर देगा, फिर 9 प्रिंट करा देगा फिर उससे छोटे वाले कॉल कर देगा, फिर 8 प्रिंट कराएगा फिर उससे छोटे वाले का। ये जो मैंने आपको काम बताया ना, ये पूरा बैकएंड में हो रहा है, ठीक है। जब ये एक एक करके कॉल करता जाएगा तो इसको 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 अपना अपना आंसर देते जाएगा, ठीक है, और ऐसे करके प्रिंट होगा। मैं आपको सूडो कोड भी बना के बताती हूँ, इससे आपको और ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। तो अब देखो, सूडो कोड में हमें सबसे पहले एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। जिसने भी फंक्शन और मेथड वाला टॉपिक नहीं देखा है वो प्लीज वाला वीडियो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ये फंक्शंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो फंक्शन वाला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब हम सूडो कोड बनाते हैं। सूडो कोड के लिए हमें पहले मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि होगी पब्लिक स्टैटिक। हमें कोई रिटर्न वैल्यू अभी फिलहाल नहीं करनी है, तो इसलिए हम अभी वॉइड कर देते हैं, ठीक है। और नाम हम दे देते हैं डिजिट या डिजिट प्रिंट, कुछ भी दे दो, प्रिंट डिजिट कुछ भी दे दो। उसके बाद हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि पैरामीटर होगा इंट एन। एन क्यों होगा? एन क्या काम करेगा? एक एक करके नंबर्स प्रिंट कराएगा, 10 9 8 7 6 5 3, ठीक है। इसमें हमने 10 नंबर स्टोर कराया था ना, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिया है पैरामीटर में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमें क्या प्रिंट कराना है? 10 को, ठीक है। फिर क्या करना है? उससे छोटे वाले वैल्यू को, उससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में वैल्यू क्या दी थी? एन की 10 दी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एन की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है। तो हमें प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन को, ठीक है। हमने एन को यहाँ पर प्रिंट करा दिया, मतलब सबसे पहले 10 प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या करना है? हमें उससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है, एक कम वाले फंक्शन को। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कॉल कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन मेथड का नाम क्या है? डिजिट प्रिंट, ठीक है। तो इसको हम कॉल कर देंगे डिजिट प्रिंट, इस वाले फंक्शन को हम कॉल कर देंगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन क्या है? फंक्शन खुद ही को कॉल करता है। तो देखो इसके अंदर इसी फंक्शन में हम इसी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसी का मतलब होता है रिकर्जन। देखिए हम जब इसको कॉल करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू क्या लिखेंगे? n-1 के लिए कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले n को प्रिंट करा देगा, मतलब 10 को प्रिंट करा देगा। उसके बाद n-1 के लिए कॉल लगेगा, मतलब 9 के लिए कॉल लगेगा। तो जब 9 के लिए कॉल लगेगा तब वो क्या प्रिंट कराएगा? 9 कराएगा। फिर उसके बाद फिर से n-1 के लिए कॉल लग जाएगा, मतलब 9 था पहले वैल्यू। उसके बाद क्या हो जाएगी? 8, फिर क्या हो जाएगी? 7, फिर 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको मैं एक और बार बता दूंगी, एक बार मैं आपको सूडो कोड बना देती हूँ। इसका काम ऊपर वाले का पूरा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा था हमारा? मेन फंक्शन लिखते हैं। हमने फंक्शन और मेथड वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था। हम मेन मेथड कॉल करता है इसको फिर से, ठीक है, वॉइड मेन, और स्ट्रिंग args ऐसा ही कुछ लिखा रहता है ना यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में जब शुरुआत होता है कोड का, सबसे पहले कोड एडिटर जाता है मेन फंक्शन में, जो कि है ये वाला मेन फंक्शन। उसमें हम क्या कॉल करते हैं? इसको कॉल करते हैं। इसका नाम क्या है? डिजिट प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हमें इनपुट देना होता है। हम इनपुट क्या दे रहे हैं? 10 दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 10 से प्रिंट कराना है, 10 से लेकर के 1 तक के, इसलिए हम इनपुट 10 दे रहे हैं। 10 का क्या होगा? अब देखिए, अब मैं आपको बैकएंड का काम फिर से बताती हूँ। बैकएंड में काम क्या होता है, कोड एडिटर में क्या काम होता है। तो अब देखिए, सबसे पहले कोड एडिटर आता है मेन फंक्शन में। स्टार्ट ही यहाँ से होता है कोड एडिटर का, ठीक है, ये याद रखना। कोड एडिटर आएगा मेन फंक्शन में, देखेगा क्या करा है हमने, कॉल करा है एक मेथड को जिसमें हमने इनपुट दिया 10। अब यहाँ से कॉल लगेगा इसको, डिजिट प्रिंट वाले को, इस वाले मेथड को, इस वाले फंक्शन को कॉल लगेगा। उसके साथ जाएगा इनपुट 10, ठीक है, कॉल के साथ ही जाता है ये वाला इनपुट 10। अब ये इनपुट जो 10 जाएगा वो इस वाले n में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब कोड एडिटर काम करेगा यहाँ से। यहाँ का काम हो गया, इसने कॉल लगा दिया, इनपुट साथ में गया 10, ठीक है। अब यहाँ से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखा n में इसने स्टोर कर दिया इस 10 को, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? हमें प्रिंट कराना है n को, मतलब अभी फिलहाल n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो हमें क्या प्रिंट कराना है? 10 को। तो ये देखो शुरुआत में क्या करेगा, देखो स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आएगा प्रिंट करा दो n को, n की वैल्यू क्या है अभी? 10, ठीक है, इसने 10 प्रिंट करा दिया है ना। अब इसके बाद जब 10 यहाँ पर प्रिंट कराया, यहाँ से आया 10 प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं? डिजिट प्रिंट को कॉल कर रहे हैं। और किस चीज के लिए कॉल करें? n-1 के लिए, मतलब अभी 10 की वैल्यू, अभी n की वैल्यू क्या थी? 10 थी, n-1 क्या होगा? 9। तो अब कॉल लगेगा इसको, ठीक है, कॉल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब कॉल लगेगा 9 के लिए, ठीक है, 9 के लिए कॉल लगेगा। अब n की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर प्रिंट क्या कराएगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये है, यहाँ पर क्या प्रिंट कराएगा? n को। n की अभी फिलहाल वैल्यू क्या है? 9 है, क्योंकि n-1 के लिए कॉल लगा था, 9 है, तो 9 इसने प्रिंट करा दिया। अब नेक्स्ट लाइन के लिए आएगा, अब फिर से कॉल आएगा n-1 के लिए, ठीक है।
अभी n की वैल्यू क्या थी 9 थी, तो n माइनस वन क्या होगा 8। अब फिर से कॉल लगेगा इसको, अब लगेगा 8 के लिए कॉल। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। नेक्स्ट लाइन पे आएगा प्रिंट क्या कराएगा 8 प्रिंट करा दिया इसने। अब फिर से कॉल आएगा n माइनस वन के लिए, पहले n की वैल्यू क्या थी 8, अब हो जाएगी 7n की, ठीक है। n माइनस वन का वैल्यू क्या होगी 7, तो अब 7 के लिए यहाँ से कॉल आएगा, n की वैल्यू क्या बन जाएगी अब 7 बन जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे आएगा 7 को प्रिंट कराएगा, अब कॉल आएगा n माइनस वन, फिर से पहले n की वैल्यू यहाँ पर क्या थी जब प्रिंट कराया था 7, तो n माइनस वन क्या रहेगा 6 रहेगा, तो 6 के लिए कॉल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आया 6 प्रिंट कराया, अब n की वैल्यू यहाँ पर 6 थी, n माइनस वन क्या होगा 5 होगा, 5 के लिए यहाँ कॉल आएगा, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ पर प्रिंट होगा 5, ठीक है। अब n माइनस वन के लिए कॉल आएगा जो कि होगी 4 वैल्यू, यहाँ पर आएगा 4 प्रिंट कराएगा। n माइनस वन के लिए कॉल आएगा जो कि होगी 3, 3 के लिए कॉल आएगा, यहाँ पर प्रिंट कराएगा 3। अब n माइनस वन फिर से कॉल लगाएगा, 3 थी पहले वैल्यू, अब क्या हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ पर आएगा n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ पर 2 प्रिंट करा देगा। उसके बाद n माइनस वन के लिए कॉल आएगा जो कि लगेगा 1 के लिए, ठीक है। अब आंसर क्या होगा n माइनस वन क्या होगा, पहले 2 था, अब n माइनस वन क्या होगा 1, ठीक है। 1 के लिए यहाँ कॉल लगेगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्रिंट करा देगा 1 को। अब देखिए हमें क्या प्रिंट कराना है 10 से लेकर के 1 तक के, 0 को नहीं प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी, जो कि कंडीशन क्या होगी कि अगर n की वैल्यू 0 को हिट कर जाती है, मतलब n की वैल्यू जब 0 बन जाती है, आप यहाँ पर रिटर्न कर जाओ, ठीक है। यहाँ से रिटर्न कर जाओ, हमें 0 को प्रिंट नहीं कराना। और अगर आपको 0 को प्रिंट कराना हो, अगर 10 से लेकर के 0 को प्रिंट कराना है, तो फिर यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो कि पहले n इक्वल्स टू 0 जब भी होता है पहले प्रिंट करा दो 0 को, उसके बाद रिटर्न करो। और अगर 0 को नहीं प्रिंट कराना है तो फिर आप बिना प्रिंट कराए ही रिटर्न कर दो, ठीक है। अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। रिकर्जन टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसलिए मैंने आपको इतना टाइम देके समझाया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं। तो चलिए अब हम इसका कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट करी है, फंक्शन क्रिएट करा है जो कि है प्रिंट डिजिट्स नाम का। यहाँ पर पैरामीटर पास करा है जो कि इंट n, और वॉइड टाइप का रिटर्न टाइप है, ठीक है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप प्लीज फंक्शन और मेथड वाला वीडियो देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। प्रीवियस वाला वीडियो ही है, मैं बार बार नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, वरना मैं आपको बता देती वापस से, ये समझा देती। और बिट मैनिपुलेशन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बिट मैनिपुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फंक्शंस को यूज करके फंक्शन वाले वीडियो में भी बताएं। तो इसलिए रिकर्जन, फंक्शन और बिट मैनिपुलेशन ये तीनों वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेड वाले वीडियोस है इसलिए। चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, 10 से लेकर के 1 तक के नंबर। उसके लिए पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा मेन फंक्शन से। हम कॉल लगाएंगे मेन फंक्शन से प्रिंट डिजिट्स को, ठीक है। अब प्रिंट डिजिट में नंबर हम पास करेंगे 10, जो कि कॉल करते वक्त यदि हमने 10, तो जब भी मेन फंक्शन कॉल करेगा इस प्रिंट डिजिट को, तो 10 नंबर इसके साथ कॉल के साथ जाएगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी n की 10 होगी। तो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले वो 10 को प्रिंट करा दे, मतलब n को प्रिंट करा दे। n की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है 10, उसको प्रिंट करा दे। उसके बाद हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10 को हम प्रिंट करा रहे हैं, 10 को ये प्रिंट करा दे। उसके बाद एक कम वाला फंक्शन जो उससे छोटा फंक्शन है n माइनस वन, उसको कॉल लगा दे। n माइनस वन क्या करेगा 9 से लेकर के 1 तक के प्रिंट करा देगा। 10 को तो हमने करा ही दिया है प्रिंट। फिर 9 वाले को क्या करेंगे, हम 9 वाले को प्रिंट कराएंगे जब कॉल लगेगा। मैंने आपको पेन एंड पेपर में बताया था, 9 वाला हम प्रिंट कराएंगे। फिर 8 से लेकर के 1 n माइनस वन वाला फंक्शन प्रिंट करा देगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा प्रिंट डिजिट वाले फंक्शन को, और इसमें हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी n माइनस वन, ठीक है, ताकि एक एक कम वाले को कॉल करता जाए और प्रिंट कराता जाए। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट डिजिट वाले फंक्शन में प्रिंट डिजिट को ही कॉल कर रहे हैं, मतलब वही फंक्शन उसी को कॉल कर रहा है। तो यही होता है रिकर्जन, करेक्ट। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। ये इतना कोड तो बन गया 10 से लेकर के 1 तक के प्रिंट कराने के लिए, बट अगर हमने यहाँ पर 0 वाली कंडीशन नहीं लिखी तो ये 0 माइनस वन माइनस टू भी प्रिंट कराता जाएगा, ठीक है। 10 को प्रिंट कराएगा, फिर 9 8 7 6 5 2 1 0, फिर माइनस वन माइनस टू। ये नहीं चाहते हम क्या चाहते हैं, सिर्फ 10 तक के 1 तक के प्रिंट कराएं। तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ में कंडीशन लिखेंगे अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो अब यहाँ से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। हाँ, आपने अपना काम कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर जाओ, ठीक है। चलो मैं रन भी कर देती हूँ इसको। और अगर आपको 0 पे प्रिंट कराना है, मतलब 10 से लेकर के 0 तक के आपको वैल्यू प्रिंट कराना है, तो क्या करना, अगर वैल्यू n इक्वल्स टू 0 हो जाती है, मतलब 0 वाली कंडीशन हिट हो जाती है, तो आप पहले प्रिंट कराओ उसको। मतलब n की वैल्यू क्या होगी, इसमें 0 होगी। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए है ना, यहाँ पर 0 नहीं प्रिंट कराया क्योंकि हमने कंडीशन लिख दी थी पहले ही कि आप
यहीं से रिटर्न कर जाओ, 0 को प्रिंट मत कराओ। बट अगर हम चाहते हैं कि 0 को भी प्रिंट कराएं तो देखिए यहाँ पे लिख देना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो, यहाँ पर लिख दो n, मतलब अभी इसमें इफ में n की वैल्यू क्या है 0 है। जब ये वाली कंडीशन हिट होगी तो आप पहले 0 को प्रिंट कराओ, यहाँ से n को प्रिंट कराओ, उसके बाद रिटर्न करो, ठीक है। मतलब -1 -2 मत प्रिंट कराओ, पर 0 को करा दो प्रिंट, उसके बाद रिटर्न करो, ठीक है। और 0 को नहीं प्रिंट कराना हो तो डायरेक्ट रिटर्न करा देना, ठीक है। यहाँ पर रन हो रहा है, रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, कमेंट्स में बता देना वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। चलिए ये देखिए हमारा 0 भी यहाँ पर प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे पहले 0 प्रिंट कराया था, उसके बाद रिटर्न करा था। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमने अभी तक के क्या करा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराया, मतलब 10 से लेकर के 1 तक के प्रिंट कराया। अब हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है। हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी थी, 10 दी थी। अब क्योंकि हमें 10 से प्रिंट कराना था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू दे दे 1, ठीक है, मतलब स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, जाएगा कहाँ तक के, 10 तक के। तो जो यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी ना कि जब भी n इक्वल्स टू 0 हो जाए तब आप रिटर्न कर जाओ, तब यहाँ पर हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि जब भी वैल्यू 10 हो जाए, जब भी वैल्यू 10 हो जाए तो आप उसको पहले तो प्रिंट कराओ, मतलब 1 से लेकर के 10 तक के नंबर प्रिंट करा दो, 10 प्रिंट करा दो, उसके बाद रिटर्न कर जाओ, क्योंकि हमें 11 प्रिंट नहीं कराना है। इसलिए आप पहले 10 को यहाँ पे प्रिंट कराओ और फिर यहाँ से रिटर्न कर जाओ, और यहाँ पर जो n-1 था ये यहाँ पर n+1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे रिकर्जन में हमेशा उससे छोटे वाले फंक्शन को ही कॉल करा जाता है, क्योंकि जब भी हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे रिकर्जन जहां पर भी यूज करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। बट ये वाला क्वेश्चन क्या है, हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए n+1 को, अब यहाँ पर क्या होगा, हमने वैल्यू क्या दी है इनपुट में 1, तो जब भी मेन फंक्शन कॉल लगाएगा इसको 1 इसमें इनपुट में जाएगा, इनकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। ये वाली अभी हिट नहीं हुई कंडीशन, क्योंकि अभी फिलहाल n की वैल्यू क्या है 1 है स्टार्टिंग में, तो ये 10 तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन हिट नहीं होगी, तो यहाँ पर ये जाएगा ही नहीं। यहाँ पर आएगा n की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट करा देगा, ठीक है। मैं रन भी कर देती हूँ उसके साथ, यहाँ पर वो 1 प्रिंट करा देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, n+1 होगा, 1 प्रिंट करा दिया, उसके बाद n+1 के लिए कॉल आएगा, मतलब 2 के लिए कॉल आएगा, यहाँ पर जाएगा 2 वैल्यू हो गई n की, यहाँ पर 2 प्रिंट कराएगा और फिर n+1 के लिए फिर से कॉल लग जाएगा। 2 क्या, 2 थी वैल्यू n की, तो उसने यहाँ पर 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने 2 प्रिंट करा दिया, उसके बाद कॉल लगेगा n+1 के लिए, n+1 मतलब 3 के लिए। अब यहाँ पर वो यहाँ पे 3 प्रिंट करा देगा, फिर कॉल आएगा n+1 के लिए मतलब 4 के लिए, फिर वो यहाँ पर 4 प्रिंट करा देगा, फिर से कॉल आएगा n+5 के लिए, तो फिर यहाँ पर 5 प्रिंट करा देगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। और जैसे ही 10 यहाँ पर कंडीशन हिट हुई, n की वैल्यू 10 हुई, वो यहाँ पर 10 प्रिंट कराएगा और यहीं से रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नाउ तो अब देखिए हमने ये तो देख लिया कि नंबर्स कैसे प्रिंट कराते हैं। अब हमें अगर प्रिंट कराना है हमारा नाम, ठीक है, हमें प्रिंट कराना है नाम, तो प्रियांशी राठौर हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स प्रिंट करा देगा, है ना। जब भी ये कॉल आएगा 10 से, यहाँ पर 10 से कॉल आएगा और n-1 के लिए कॉल लगता जाएगा, ठीक है। 10 फिर 9 फिर 8 टाइम, फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। और ये ध्यान रखना जब भी 0 पे हिट करेगा, यहाँ पर आप प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि आपको सिर्फ 10 बार नाम प्रिंट कराना है, 10 टाइम्स। जब ये 0 के लिए कॉल आएगा ना, और ये जब प्रिंट कराएगा प्रियांशी राठौर, तभी 11th बार प्रिंट कराएगा, ठीक है। तो अगर 10 बार प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करना पड़ेगा, हमें प्रिंट नहीं कराएंगे हम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नंबर तो इसलिए हम करा देते क्योंकि हमें 0th बार भी करना था, बट यहाँ पर वो 0th बार को 11 टाइम काउंट करेगा, ठीक है, 11 टाइम्स प्रिंट करा देगा, इसलिए हम 0 वाले के टाइम पे प्रिंट नहीं कराएंगे। चलिए मैंने रन कर दिया है, इसका आउटपुट आने ही में होगा। तो देखिए आ गया हमारा आउटपुट और बिल्कुल सही आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए अब हम तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। हमें स्ट्रिंग चेक करना है। अब ये लेवल है, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, LEVEL, यही आएगा, सेम आएगा, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। अगर हम नून का एग्जांपल ले, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, NOON, यही आएगा, तो मतलब ये भी पैलिंड्रोम है। मैडम भी पैलिंड्रोम है, बट नेम एक पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसको जब रिवर्स करेंगे तो नेम NAME नहीं आएगा,
ठीक है। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जब भी आप उसे रिवर्स करो आंसर सेम आना चाहिए। हमने पहले भी पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रीवियस वाले वीडियोस में, बट अभी हम करेंगे रिकर्जन का यूज करके पैलिंड्रोम का क्वेश्चन। अब ये कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो अब ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो ये आएगा, बट हमें इसे कोड एडिटर को समझाना है, मतलब कोड के फॉर्म में लिखना है कि इसको रिवर्स करने पे क्या आएगा। तो हम अगर इसे ध्यान से देखें तो हम इसे कोड में कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए हम पहले कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू को, मतलब जो शुरुआत का इंडेक्स है। हम स्ट्रिंग और एरेज में इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। लास्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, अगर हमने इसको str में पुट कर दिया, जैसे कि ये स्ट्रिंग str में हमने इस लेवल को स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर level str स्ट्रिंग में स्टोर है तो इसका लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर क्या होगा, str.length -1, str.length -1 क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 इसलिए -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ है 5, बट इसका लास्ट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो -1 होगा। ये जो हम बता रहे हैं इंडेक्स नंबर है, ये सारे इंडेक्स है, ठीक है। जिसे भी नहीं पता, ये मैंने डिटेल आपको स्ट्रिंग वाले टॉपिक में समझाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, आप उसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए, अब हमें इसे कंपेयर करना है पैलिंड्रोम को, हमें इसे कोड में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले वाले को आप लास्ट वाले इंडेक्स नंबर को कंपेयर करो, ठीक है। पहले इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग मौजूद है, जो भी कैरेक्टर मौजूद है, उसे आप कंपेयर करो लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है उससे। एल से एल को कंपेयर करो तो क्या दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल है, तो हाँ शायद ये पैलिंड्रोम हो सकता है। अब आगे वाले से एक इंडेक्स बढ़ा दो, ठीक है, मतलब 1 पे चले जाओ, इसे हटा दो, और पीछे वाले से एक इंडेक्स कम कर दो, मतलब इसे हटा दो और यहाँ पर आ जाओ। अब इस वाले को, मतलब स्टार्टिंग का इंडेक्स बढ़ा दो, इसको हम स्टार्ट ले लेते हैं और इसे हम पीछे वाले को एंड ले लेते हैं। स्टार्ट में आप +1 कर दो, मतलब आगे चले जाओ, और एंड में -1 कर दो। ये आपको बहुत काम आएगा अभी कोड बनाएंगे, तो इसलिए आप ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। स्टार्ट वाले से एक बढ़ा दो, मतलब आगे वाले पे चले जाओ, और एंड वाले से एक कम कर दो, मतलब इस पे चले जाओ। इसका इंडेक्स क्या था, 4, एक कम 3 इंडेक्स इसका, ठीक है। अब इन दोनों कंपेयर करो, तो ये क्या दोनों बराबर है, हाँ बिल्कुल है, तो हाँ शायद ये पैलिंड्रोम हो सकता है। अब इससे एक और बढ़ा दो इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट से एक और इंडेक्स बढ़ा दो, क्या हो जाएगा आंसर 2। अब देखिए पीछे से एक इंडेक्स कम कर दो, क्या हो जाएगा, पहले 3 था अब 2। अभी स्टार्ट और एंड दोनों सेम पोजीशन पे आ गया है, ठीक है, स्टार्ट और एंड दोनों सेम पर आ गया है, तो ये पैलिंड्रोम है, हाँ बिल्कुल है। अगर आप सेंटर में आ जाते हो, जो स्टार्ट की भी वैल्यू और एंड की भी वैल्यू दोनों सेम हो जाती है, तब आप चेक करो या नहीं करो बराबर है, क्योंकि वो तो अगर आप रिवर्स करोगे तो बीच में ही आएगा ना, सेंटर में ही आएगा। तो इसको आप चेक करो या नहीं करो, दोनों बराबर है। अब इसका हम सूडो कोड बनाते कि कैसे सॉल्व होगा। तो अब देखिए, कोड के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, अभी हम बूलियन टाइप का बनाएंगे, ठीक है, वॉइड नहीं बनाएंगे। वॉइड में हम रिटर्न नहीं कर सकते, इसमें हम चाहते हैं कि रिटर्न भी करें, उसके साथ साथ ये ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, ठीक है। जिसे भी नहीं पता है कि बूलियन का मतलब क्या होता है, बूलियन का सिंपल सा मतलब होता है कि वो ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। अगर ये आप पहले और लास्ट वाले को कंपेयर करके, फिर से इसको और इसको कंपेयर करके, फिर इसको कंपेयर करके, अगर ये रिवर्स करने पर सेम आंसर आता है तो वो आंसर ट्रू में दे देगा, और नहीं आता तो फिर फॉल्स में दे देगा, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम नेम देंगे इस पैलिंड्रोम, उसके बाद यहाँ पर पैरामीटर पास करेंगे। पिछले बार हमने पैरामीटर एक ही पास करा था, ठीक है, इस बार 3 पैरामीटर जाएंगे। पहला पैरामीटर जाएगा स्ट्रिंग का, मतलब इस स्ट्रिंग में हम कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, हम लेवल के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो LEVER जाएगा, जो कि मेन फंक्शन में जाएगा इनपुट, वो मैं आपको बताऊंगी भी थोड़ी देर में। सेकेंड जाएगा स्टार्ट के लिए, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, शुरुआत वाली वैल्यू, स्टार्ट वाली वैल्यू को चेक करना है, और चेक किससे करना है, एंड वाले से। तो एक और पैरामीटर जाएगा स्टार्ट, जो कि इन टाइप का होगा। अभी इन टाइप का इसलिए क्योंकि ये स्टार्ट और एंड है इंडेक्स नंबर, तो ये इन टाइप के, इसलिए यहाँ पर इंट दिया है, ठीक है। एक और जाएगा एंड जाएगा, जो कि पैरामीटर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 3 पैरामीटर दिए, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पैरामीटर। अब कोड के लिए हम सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। इफ में हमें कंडीशन में क्या लिखना है, हमें कंडीशन में लिखना है, हमें चेक करना है स्टार्ट वाले, क्या स्टार्ट का जो इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है वो, और जो एंड पे जो कैरेक्टर मौजूद है वो दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो फिर आप ट्रू रिटर्न कर दो, और उसके बाद वाले को आप कॉल कर दो। उसके बाद वाले को मैं आपको वैल्यूज बताऊंगी क्या होगा। देखिए पहले इसके लिए हम कोड लिखते हैं, इफ अगर str क्या है, ये जिसमें कैरेक्टर मौजूद है, ये str डॉट कैर एट
कैरेट का जिसको मतलब नहीं पता, इसका मतलब होता है कि कैरेट मतलब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज ब्रैकेट में, मतलब स्टार्ट का इंडेक्स नंबर क्या है 0, मतलब 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद है, 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद है उसको कंपेयर करो आप। किससे कंपेयर करोगे? str.char@end, मतलब एंड वाला इंडेक्स नंबर जो है उस पे जो कैरेक्टर मौजूद है उससे आप कंपेयर करो। ठीक है, स्टार्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है उसको कंपेयर करो एंड वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है। ठीक है, और अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर एल और एल शुरू वाला आखिरी वाला इक्वल हो जाते हैं तो फिर आप रिटर्न कर दो। यहाँ पर हम रिटर्न वर्ड लिखेंगे और रिटर्न में क्या लिखेंगे आप? फिर से इस वाले फंक्शन को कॉल कर दो। इस वाले फंक्शन को हम क्यों कॉल कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत वाला और एंड वाले कंपेयर कर रहे हैं ना, बाकी 3 तो बाकी है। ठीक है, अगर हम इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं तो शुरुआत और आखिरी वाले भी तो कंपेयर हो रहा है, बीच वाले तो बाकी है ना। तो बीच वालों के लिए हमें फिर से कॉल करना पड़ेगा फंक्शन को। हमने जैसे पहले 1 से लेकर के 10 तक या 10 से लेकर के 1 तक के हम प्रिंट करा रहे थे तो फंक्शन को बार बार कॉल करना पड़ रहा था ना उसके अंदर ही लिखकर, वैसे यहाँ पर भी इस पैरेंड्रोम को हम फिर से कॉल करेंगे। ठीक है, और इस पैलिंड्रोम में हम यहाँ पे जो जितने पैरामीटर्स होंगे ना उतने आपको इस ब्रैकेट में इनपुट देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। वहां पर एक ही पैरामीटर था तो हमने एक ही इनपुट दिया था, यहाँ पर 3 पैरामीटर है तो 3 इनपुट देने पड़ेंगे। अब एक बार तो जब आपने शुरुआत में जब ये स्टार्ट हुआ आपने चेक कर लिया शुरुआत वाला, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या इक्वल है, अगर हाँ इक्वल है तो फिर एक बार कॉल कर दो आप इसी वाले फंक्शन को। और इस वाले फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो str की वैल्यू तो str ही रहेगी, मतलब आप कंपेयर तो इसी को करो लेवल को। ठीक है, और स्टार्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी? स्टार्ट की वैल्यू बन जाएगी +1। स्टार्ट को 1 बढ़ा दो, क्योंकि एल और एल को तो आपने कंपेयर कर दिया, अब 1 बढ़ा दो स्टार्ट को, मतलब अब ई को कंपेयर करो। ठीक है, और एंड की वैल्यू क्या होगी? एंड की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एंड -1। एंड -1 क्यों? क्योंकि स्टार्ट +1 ये वाला है, ई को हम क्या चाहते हैं? ई से कंपेयर करें, मतलब एक पीछे से एक कम से कंपेयर करें, इसलिए एंड में से एक माइनस हो जाएगा, स्टार्ट में से एक बढ़ जाएगा, इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है, तो अब जो कॉल लगेगा वो एक बड़े वे के लिए लगेगा और एंड वाले में से एक कम के लिए लगेगा। ठीक है, और अगर ये भी वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं, ये इसी में काम हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें लिखना नहीं रहेगा। और अगर ये वाला दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर एक और के लिए प्लस वाले के कॉल लगा दो, मतलब ये वाला इनपुट हो गया। ठीक है, एक और बार आप कॉल लगा दो, किसके लिए लगेगा? अब स्टार्ट में एक और बढ़ा दो, स्टार्ट में एक और बढ़ा दो, str की वैल्यू तो यही रहेगी लेवल, स्टार्ट में एक और बढ़ा दो, मतलब अब स्टार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी और एंड की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, एंड ये था, अब एंड की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा? स्टार्ट भी वही है एंड भी वही है, तो अब इसके लिए भी हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो लिख लेते हैं। अब इस वाले का तो हमारा काम हो गया। अब जो कंडीशन लिखाएगी वो सिर्फ इसलिए लिखाएगी कि जब भी इफ लिखेंगे अगर स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू बराबर हो जाती है। ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन इसलिए लिखाएगी कि अगर बराबर नहीं होती है पर अगर स्टार्ट बड़ा हो जाता है एंड से तो भी आप यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, ट्रू इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि आपने जब भी आप स्टार्ट और एंड की वैल्यू बराबर हो जाएगी, मतलब आप 20 तक के पहुंच गए तो ये सारे कंपेयर कर लिए आपने और ये तीनों सेम आए हैं, ये चारों सेम आए हैं, तभी आप बीच वाले पे पहुंचे, वरना आप यही नहीं पहुंचते, यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स लिखा चुके होते हैं। ठीक है, आप सेंटर में पहुंचे हो तो मतलब हमने यही इमेजिन करा है कि अभी तक की ट्रू आंसर आ रहा है इनका। ठीक है, तभी आप सेंटर पे पहुंचे हो, तो अगर एक ही वैल्यू बची है तो आप जब रिवर्स करके लिखाओगे तो सेंटर में आएगा ना, तो ये तो सही रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर स्टार्ट और एंड की वैल्यू दोनों के बराबर है तो मतलब इस टाइप की वैल्यू होगी, मतलब ऑड होगा, इसका लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ ऑड होगा, जैसे 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, तो बीच में एक ही वैल्यू बचेगी। तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया जब स्टार्ट और एंड दोनों बराबर होंगे तो इस टाइप की कंडीशन होगी, मतलब और टाइप के होंगे लेंथ इसकी। ठीक है, 5 7 9 इस टाइप का। बट अगर इवन हुई इनकी लेंथ, मतलब इस टाइप का कुछ हो गया, यहाँ पर बता देती हूँ आपको, नून हो गई है। ठीक है, स्टार्ट शुरुआत में क्या था? ये था। एंड क्या था? ये था। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करा इनने, फिर बाद में स्टार्ट क्या बनेगा? ये बन जाएगा स्टार्ट। एंड क्या होगा? ये होगा एंड। ठीक है, ये दोनों भी कंपेयर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। अब स्टार्ट क्या होगा? जब एक और स्टार्ट में प्लस प्लस कर दिया, मतलब स्टार्ट में +1 कर दिया, तो स्टार्ट क्या बन गया? ये हो गया स्टार्ट। और एंड क्या हो गया? एंड में -1 कर दिया, तो एंड क्या हो गया? एंड इधर आ गया। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बड़ा हो गया एंड से। ठीक है, अगर इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 है, 0 1 2 3, ठीक है, स्टार्ट हो गया 3, स्टार्ट हो गया 3, और एंड क्या है? एंड तो 1 ही है,
मतलब एंड छोटा है स्टार्ट से, वही तो हमने यहाँ पर लिखा है। अगर स्टार्ट बड़ा हो जाए एंड से, यहाँ पर स्टार्ट बड़ा है एंड से, अगर स्टार्ट बड़ा हो जाए एंड से या फिर स्टार्ट और एंड दोनों बराबर हो तो फिर आप ट्रू कर दो रिटर्न। ठीक है, ये हमने दोनों कंडीशन के लिए लिख दिया, या तो उसकी लेंथ इवन हो या ऑड हो, उन सब के लिए ये लिखा है। ठीक है, अब एक और कंडीशन लिखाएगी। अब ये आखिरी कंडीशन होगी, ठीक है, जो एल्स लिखाएगी। एल्स का मतलब है आपने अभी तक के, हम ये इमेजिन कर रहे हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने अब सब कुछ चेक कर लिया, स्टार्ट को एंड से चेक कर लिया है। ठीक है, इस वाले को मैं लेवल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टार्ट को एंड से कंपेयर कर लिया है, फिर स्टार्ट को बढ़ा दिया, एंड को कम कर दिया, फिर से स्टार्ट को बढ़ा दिया, एंड को कम कर दिया, और आपने सब कुछ चेक कर लिया। ये वाली भी कंडीशन हो गई, ऑड है, इवन है, ये भी हो गई। अब अगर ये सब इक्वल हो जाता है तो फिर तो आप ट्रू रिटर्न कर दो, यहाँ पे लिख दिया। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं करती है, मतलब भले ही ये वाला दोनों इक्वल है बट बाद वाले इक्वल नहीं जाते हैं, तो फिर एल्स में लिख दो, आप फॉल्स कर दो। मतलब अगर कोई सी भी इनमें से वैल्यू सेम नहीं आती है तो फिर फॉल्स कर दो, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता, ठीक है, एन एन पीछे तो होता ओ ए होता, ठीक है, ये और ये तो दोनों इक्वल है, ठीक है, बट ये और ये इक्वल नहीं है ना, तो फिर इस कंडीशन में आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन इनमें से इक्वल नहीं जाती तो फिर फॉल्स कर दो, भले ही ऐसा भी होता ओ ओ आई। ठीक है, अगर ऐसा भी होता तो ये और ये तो इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं आ रहा ना, जैसे कि यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं हम, ये इससे कंपेयर करो। ठीक है, ये और ये इक्वल है, एन और एन इक्वल है, और ओ इक्वल है, आई और ये इक्वल नहीं आ रहा ना, तो फिर ये इक्वल नहीं रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, अब देखिए बस हमारा लास्ट एक ही काम बचा है, एक मेन फंक्शन बनाना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि होता है यहाँ पर स्ट्रिंग ARGS लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनानी होगी str, जिसमें हमें लेवल को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमने स्टोर नहीं किया है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। जो यहाँ पर लिखा था ना मैंने str इक्वल्स टू लेवल, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। इस वाले फंक्शन में तो आपने कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा है ना स्ट्रिंग, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेवल स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। यहाँ पर आप प्रिंट करा दो। ठीक है, क्या प्रिंट कराओ, जब भी आप जो फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, और फंक्शन है इस पैलिंड्रोम वाले जो फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो ना, इस वाले को, और ये जो भी आंसर रिटर्न कर रहा है, ट्रू कर रहा है तो ठीक है, फॉल्स कर रहा है तो भी ठीक है, आप उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, अब ब्रैकेट में 3 पैरामीटर्स दिए थे तो 3 ही इनपुट देने पड़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर इनपुट क्या होगा, str का str ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है, str की वैल्यू लेवल है। ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी। अब ये बात ध्यान रखना, मेन फंक्शन में हमेशा वो चीज़ लिखी जाती है जहाँ से कोड स्टार्ट होगा। ठीक है, जहाँ से भी कोड स्टार्ट होगा वो लिखी जाती है। हम कंपैरिजन कहाँ से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टार्ट से कंपैरिजन हो, मतलब जीरो से ही कंपैरिजन हो। जब भी आप लेवल को कंपेयर करो तो जीरो से करो, एंड वाले से। ठीक है, स्टार्ट हो जीरो से, तो स्टार्ट का वैल्यू क्या होगी 0, एंड की वैल्यू क्या होगी str.length -1, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। तो ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू हम 0 लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद एंड की वैल्यू क्या होगी str.length -1। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये रहा, हमारा कोड का काम हो चुका है। मैं एक बार आपको ड्राई रन करके बता देती हूँ। तो अब देखिए, कोड हमेशा स्टार्ट होता है मेन से, जब बैकएंड में स्टार्ट होता है रन करना तो मेन वाले फंक्शन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमने देखा str वाले में हमने लेवल स्टोर करा है, हमने str की वैल्यू दे दी है। स्टार्ट क्या है 0 से, मतलब आप यहीं से स्टार्ट करो कंपेयर करना, कहाँ तक के, अब कहाँ से कंपेयर करो, एंड का पॉइंट क्या है, वो की है l, आखिरी वाला str.length -1। अब देखिए, जब कॉल लगाएंगे हम, यहाँ पर हम कॉल लगा रहे हैं पैलिंड्रोम को, जब भी कॉल लगेगा तभी तीनों वैल्यूज इनके साथ जाएगी, str जो कि है लेवल, स्टार्ट की वैल्यू है 0 और एंड की वैल्यू str.length -1। जब भी इसको कॉल लगाएंगे तभी इसके साथ सारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, कॉल के वक्त में इनमें स्टोर हो जाएगी str 0 और एंड वाले की वैल्यू होगी str.length -1। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा क्या str.char@, स्टार्ट मतलब स्टार्ट वाली वैल्यू जो 0 है, क्या 0th वैल्यू जो l है और एंड वाली str.length -1 जो कि एंड वाली वैल्यू है, वो दोनों बराबर है। हाँ बराबर है, तो ठीक है भाई, अगर बराबर है तो फिर आप रिटर्न कर जाओ, वापस से इसी को कॉल कर दो। ठीक है, इसको कॉल कर दो आप फिर से। अब यहाँ पर कॉल लगेगा। ठीक है, str+1 मतलब स्टार्ट को एक बढ़ा दो,
जो कि हो गई इसकी इंडेक्स नंबर 1, और एंड को आप एक कम कर दो जो कि हो गई 3। अब कंपेयर करो ई और ई को, क्या दोनों बराबर है? हाँ है, ठीक है। चलो एक और बार आप कॉल लगा दो यहाँ से, ठीक है। इस पैलिंड्रोम को एक और बार कॉल लग गया। अब क्या हो गई, स्टार्ट की वैल्यू +1 मतलब 2 हो गई, और एंड की वैल्यू क्या हो गई, वो भी 2 हो गई, मतलब दोनों बराबर हो गई। तो अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा ये, इफ ही कंडीशन चेक करेगा क्या स्टार्ट बड़ा या बराबर है एंड के। बड़ा तो नहीं है पर बराबर जरूर है, हाँ बराबर है, तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू। पहले की सारी कंडीशन ट्रू हो गई थी, दोनों मैच कर गए थे, ये दोनों से मैच कर गए थे, बस बीच वाली बची थी वो भी हमने चेक कर ली, वो भी सही चली गई, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर इनमें से एक भी मैच नहीं करती, ठीक है, तो फिर वो एल्स वाली कंडीशन पे जाता और रिटर्न कर देता फॉल्स को, ट्रू को नहीं करता रिटर्न, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब चलिए हम हमारे कोड एडिटर पे चलते हैं। तो चलिए अब हमारा कोड बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले इस पैलिंड्रोम वाला फंक्शन क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप बुलियन है जो कि ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास करें, str जिसमें लेवल स्टोर है, स्टार्ट इंडेक्स सेकंड पैरामीटर, और थर्ड वाला एंड है, ठीक है। और ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट करे इसलिए इंड टाइप के हैं। अब यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में str स्ट्रिंग में लेवल स्टोर करा है, और यहाँ से हम प्रिंट करने का काम भी कर देते हैं। मैं डायरेक्ट प्रिंट में ही फंक्शन को कॉल कर रही हूँ मेन फंक्शन से, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस पैलिंड्रोम को आप अलग से लिख सकते हो और एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, बट मैं यहीं से कॉल कर रही हूँ। और इस ब्रैकेट में हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास करे, तो 3 इनपुट में भी देने पड़ेंगे हमें मेन फंक्शन में। तो इसका इनपुट तो फर्स्ट वाले का str ही दे रहे हैं हम, सेकेंड का जो स्टार्ट का इनपुट होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि मेन फंक्शन में इनपुट वो दिया जाता है जहां से हम कोड को स्टार्ट करना चाहते हैं। इनपुट मतलब स्टार्ट की वैल्यू वही होगी, जब स्टार्ट होगा ना कोड रन करना, तब उसकी वैल्यू ये रहेगी जो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम स्टार्ट की वैल्यू क्या देना चाहते हैं, 0, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो कंपैरिजन। और एंड की वैल्यू होगी str.length -1, मतलब फर्स्ट वाले इंडेक्स नंबर से, मतलब 0th इंडेक्स से कंपेयर करे वो लास्ट वाले इंडेक्स को, ठीक है। अब लास्ट वाले की क्या वैल्यू होती है, str.length और -1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन लिख दी है, str.getStart, इसका मतलब है कि स्टार्ट वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद है, हमारी स्ट्रिंग की बात करें हम लेवल वाले में, इसमें जो स्टार्ट इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है उससे कंपेयर करो आप एंड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर मौजूद है उससे, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर आप रिटर्न कर दो। रिटर्न के टाइम में आप कॉल लगा दो फिर से उसी फंक्शन को। रिकर्जन का मतलब क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को कॉल करते हैं। हम यहाँ पर भी यही कर रहे हैं, इसी फंक्शन में इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इस पैलिंड्रोम को ही कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इस येलो ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा कि जब कॉल लगाएंगे उस टाइम पे इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, जितनी बार भी कॉल लगेगा। तो str की वैल्यू तो str ही होगी, क्योंकि लेवल को ही हमें कंपेयर करना है, हमें देखना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है। स्टार्ट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और एंड की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। देखिए एंड की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब कॉल लगेगा तो हम चाहते हैं शुरुआत में तो इसकी वैल्यू स्टार्ट की 0 रहे और एंड के लिए str.length -1, मतलब l को l से कंपेयर करें। फिर जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर आप इस पैलिंड्रोम को फिर से कॉल लगा दो और अब कंपेयर करो ये फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट सेकेंड इंडेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्ट वाले इंडेक्स की तो वैल्यू बढ़ रही है 1 और एंड वाले की कम हो रही है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉल लगा दिया। और अब इसके बाद हमने एक कंडीशन क्या लिखी थी, इफ कंडीशन लिखी थी कि जब भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, इस टाइम पे तो हमने लेवल वाले स्ट्रिंग में तो लेंथ है हमारी ऑड, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में सेंटर में सिर्फ एक ही वैल्यू बढ़ रही है, एक ही वैल्यू बच रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्ट भी वही है एंड भी वही है, बट अगर इसकी लेंथ इवन होती और बीच में एक भी इंडेक्स नहीं बढ़ता तो स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाती, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ में हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर स्टार्ट की वैल्यू बड़ी है या बराबर है एंड से, ठीक है, तो फिर आप ट्रू रिटर्न कर दो। और हम ऊपर इसलिए लिख रहे हैं ये वाली कंडीशन, हम मैंने आपको पेन एंड पेपर पे नीचे बताई थी, बट यहाँ पर हम ऊपर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि, एक सेकंड में लिख दूं फिर बताती हूँ। हाँ, हम यहाँ पर ऊपर इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर ये वाली कंडीशन मैच कर जाए तो कोड एडिटर ये मानेगा कि अगर बीच में आ गया है आपका लूप, मतलब आपने जब रिकर्जन कॉल करा, जब ये सेंटर में आ गया तो हमने ये मान लिया कि आप बाकी के सभी कैरेक्टर्स को आप कंपेयर कर चुके हो और वो बराबर आ गए हैं, तभी ये बीच में लूप आया है, ठीक है। बीच में मतलब रिकर्जन आया है, आप बाकी के सभी कैरेक्टर्स को कंपेयर कर चुके हो और बाकी कैरेक्टर्स बराबर हो गए, तो सेंटर वाले एक ही वैल्यू बची, एक ही कैरेक्टर बचा है, फिर उसे कंपेयर करो या नहीं करो बराबर ही है ना, क्योंकि आप जब रिवर्स करोगे तो आएगा तो वो सेंटर में ही, ठीक है। इसलिए हम
यहीं पर टॉप पे लिख देते कि अगर ये मैच कर जाती कंडीशन तो फिर आपको बाकी के नीचे कोड रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना तामझाम करने की फिर से जरूरत नहीं है, आप उसी टाइम रिटर्न कर दो ट्रू अगर ये सब हो गया है तो। और हम एल्स में लिखेंगे कंडीशन में, एल्स वाली कंडीशन में हमें लिखना होगा कि अगर ये सब मैच नहीं हुआ, ठीक है, अगर इनमें से एक भी कैरेक्टर मैच नहीं हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से, तो फिर आप यहाँ पे एल्स में लिख दो, रिटर्न कर दो आप यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दो। चलिए अब हमारा यहाँ पे कोड का काम हो चुका है, यहाँ पे मैंने रिटर्न भी कर दिया है। चलिए अब हम इसको रन करके देखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वाला वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। बहुत मेहनत से बना वीडियोस, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कर देना। और ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। हम नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चंस थोड़े से बाकी है, अभी और क्वेश्चंस भी बाकी है, वो भी करेंगे हम। इसे मैंने आपको टाइम दे के इसीलिए समझा है इतना बड़ा, क्योंकि ये रिकर्जन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है और आपको अच्छे समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे के जो एडवांस टॉपिक्स होंगे उसमें ये सब काम आएंगे, फंक्शंस, रिकर्जन। देखिए हमारा ट्रू आंसर आ गया है ना, क्योंकि लेवल था पैलिंड्रोम, है ना, इसलिए हमारा ट्रू आंसर आ गया। अब यहाँ पर मैंने जब ये प्रिंट करा उसी टाइम पे ये कॉल लगा दिया, ठीक है। अगर आपको ऐसा काम नहीं करना है ना तो मैं देखिए आपको बता देती हूँ, इस वाले को मैं कॉपी करके बताती हूँ क्या करना है। अगर आपको देखिए, अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट के टाइम में ये नहीं करना है ना, तो आप एक काम कीजिए, एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है, इंट एक वेरिएबल बनाइए, रिजल्ट नाम का, या आपकी इच्छा, आपको जो भी नाम को बनाना है, उसमें इसको कॉल कर दीजिए, ठीक है। इस पैलिंड्रोम को कॉल कर दीजिए और सारी वैल्यूज इसकी पैरामीटर्स की यहाँ पर पास कर दीजिए, ठीक है। और अब जब आप प्रिंट करोगे तब प्रिंट में आप रिजल्ट को स्टोर करा देना और फिर रन कर देना, ठीक है, तो आंसर सही आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्या बताया है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, और कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो। और अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है, तो वाला वीडियो पूरा देखेगा। और मैं स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन और फंक्शन मेथड के सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं और बहुत ईजी वे में। देखिए हमारा सही आंसर आ गया है ट्रू, ठीक है, क्योंकि लेवल पैलिंड्रोम था। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So now we will start our next question, and that is the most common question in recursion, that is फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जिसे भी नहीं पता मैं इसको एक इजी वे में भी बता दूंगी। एन फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा, एन इंटू, और एक एक करके एन की वैल्यू कम करते जाओ, ठीक है, एन इंटू एन माइनस वन, फिर एक और बार कम कर देना जब इंटू करोगे, इंटू एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, और कब तक की कम करनी है वैल्यू, तब तक के वन नहीं आ जाता, और उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमें एन फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें फोर फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, एक एक करके कम करते गया, जो कि है 24। अगर नाइन फैक्टोरियल का फाइंड करना है तो एक एक करके कम करते जाओ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, जिसका आंसर होता है 362880, ठीक है। अब हमें रिकर्जन को यूज करके फैक्टोरियल फाइंड करना है, अब वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जो हमें 10 से लेकर के 1 तक के नंबर प्रिंट कराने थे। हम क्या कर रहे थे, 10 को खुद प्रिंट करा रहे थे, उससे छोटे वाले फंक्शन को हम खुद कॉल कर रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को हमने प्रिंट करा दिया, उससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर 8 को प्रिंट करा दिया, फिर उससे छोटे वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। और कब तक कॉल करते गए, जब तक कि हमें बेस केस नहीं मिल गया, मतलब फंक्शन ऑफ 0 तक के नहीं पहुंच गया, तब तक के हम उसको कॉल करते गए। और जैसे ही वहां पर पहुंच गया फंक्शन ऑफ 0, उसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, मतलब 1 तक हम पहुंच गए। उसके बाद वहां से हमने रिटर्न करते गए, तो यही अपना आंसर इसको देखते गया, उसके प्रीवियस वाले को, ठीक है। इसने इसका 1 2 आंसर इस प्रीवियस वाले को दे दिया, फिर इसने इसका आंसर इस प्रीवियस वाले को दे दिया। यही हम फैक्टोरियल में भी करेंगे, बस यहाँ पे हम इसके साथ प्रिंट करा रहे थे, वहां पे हमें इंटू करना होगा। हमें नंबर्स को प्रिंट कराते वक्त हमें साथ में प्रिंट कराना था, बट यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हमें अगर 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 6 को आप खुद इंटू कर दो और फिर कॉल लगा दो उससे छोटे वाले फैक्टोरियल का, मतलब 5 फैक्टोरियल को आप कॉल लगा दो, ठीक है। अब देखिए 6 को तो आपने इंटू कर दिया और 5 को कॉल लगा दिया। अब इसको सॉल्व करने से आसान है कि हम इसको तो खुद इंटू कर ले और उससे छोटे वाले फैक्टोरियल को हम खुद कॉल लगा दें। मतलब क्या होगा, 5 को तो आप खुद इंटू कर दो और इससे छोटा वाला फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल को कॉल लगा दो, ठीक है। अब हमने 6 को 5 से इंटू कर दिया, ठीक है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता भी देती हूँ रफली, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है।
6 इंटू 5, इतना काम तो हमने यहाँ पे कर चुके हैं, ये इंटू हो गया। अब हमने 4 फैक्टोरियल कॉल लगा दी, इतने पूरे को कॉल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब 4 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें, उससे बेटर है कि 4 को तो हम इंटू कर लें, ठीक है, और इससे छोटे वाले फैक्टोरियल को हम कॉल लगा दें, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करें, उससे बेटर है कि 3 को हम इंटू कर लें, ठीक है। उसके बाद उससे छोटे वाले फैक्टोरियल को हम कॉल लगा दें। अब 2 को हम सॉल्व करें, उससे बेटर है कि एक छोटे वाले फंक्शन को हम छोटे वाले फैक्टोरियल को कॉल लगा दें, मतलब उसको फंक्शन ही बोलते हैं, बट यहाँ पर हम फैक्टोरियल सॉल्व करें इसलिए फैक्टोरियल बोलेंगे। छोटे वाले फैक्टोरियल को हम कॉल लगा दें और 2 को हम इंटू कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, उससे बेटर है कि हम इससे छोटे वाला जो फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, और 1 को हम इंटू कर दें। अब देखो ये 0 फैक्टोरियल तक पहुँच गया है, ठीक है, मतलब हमें बेस केस मिल गया है, ठीक है। अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, देखिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये याद रखना, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बेस केस पर पहुंचा ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ, और ये अपने अपने आंसर इसको देते जाएगा। तो अब देखिए जब ये रिटर्न कर रहा है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू, यहाँ पर मैं इधर 0 फैक्टोरियल का आंसर लिख रही हूँ और इधर वो लिखूंगी जहाँ पे हमें इंटू करना है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, उसको इंटू किससे करना है, इस 1 से, ठीक है। तो 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 आंसर आया ये इसे रिटर्न कर देगा, ये वाला 1 आंसर इससे रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको हमने 1 दे दिया तो मतलब इसकी जो आंसर था वो 1 आ गया, यहाँ पर आंसर 1 आ गया, ठीक है। 1 को इंटू करो 2 से, ठीक है, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। अब ये जो 2 आंसर होगा ये इससे दे देगा, ठीक है। तो इस वाले फैक्टोरियल में 2 आंसर स्टोर हो गया, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना होगा, 2 इंटू 3 कितना होगा, ये वाला 3 ये है और ये फैक्टोरियल जो आंसर दिया ना इसने ये है 2। 2 इंटू 3 6 होगा। अब ये जो 6 होगा वो इसे दे देगा, तो 6 आंसर इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 6 इसमें स्टोर हो गया। अब हमें इससे इंटू करना है, 4 इंटू 6, 4 इंटू हम यहाँ पर 6 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। अब ये जो 24 आंसर है, ये जो 24 आंसर है ये इसे दे देगा, तो ये जो 4 फैक्टोरियल वाली जगह है ना यहाँ पर 24 स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 इंटू 24, 5 इंटू 24, तो आंसर क्या आएगा 120, ठीक है। अब ये जो 120 आंसर है ये इस 5 फैक्टोरियल को दे देगा, तो 120 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। 120 इंटू 6, 6 इंटू 120, अब आंसर आ जाएगा 720, ठीक है। आई होप आपको समझ आ जाएगा। ये जो आंसर देता है ना, रिटर्न जब हम लिखते हैं, रिटर्न का मतलब होता है ये वापस से इसको आंसर देता जाएगा और इनमें इंटू करता जाएगा और आखिरी में हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारा काम बैकएंड में होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम कोड बनाते हैं इसका। अब देखिए आपने इतना ये पूरा समझा, आपको ये समझ आया होगा कि हमें यहाँ पे 2 चीजों की जरूरत हो रही है, ठीक है। पहली जरूरत पड़ रही है एन की, ठीक है, ये सारे एन है, मतलब जिसका भी आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ठीक है, उसे हम एन कहते हैं। शुरुआत में एन क्या था, 6 था। स्टार्टिंग में एन क्या था, 6 था, क्योंकि हमें उसका फैक्टोरियल निकालना था। जब एक एक करके वैल्यू कम होती गई तब फिर एन बन गया 5, फिर बन गया एन 4, फिर एन की वैल्यू हो गई 3, फिर एन की वैल्यू हो गई 2, फिर एन की वैल्यू हो गई 1, फिर एन की वैल्यू हो गई 0, मतलब 0 तो बेस केस हो जाता है, तो 1 तक की हो गई, ठीक है। तो मतलब एन की वैल्यू बार बार घट रही है, मतलब कम हो रही, डिक्रीज हो रही है, तो हमें एन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। पहली जरूरत हमें एन की पड़ रही है और दूसरी हमें पड़ रही है फैक्टोरियल ऑफ n-1 की। अब n-1 क्या है, ये सब है। हम जब भी कॉल लगा रहे हैं, हमने अभी तक के रिकर्जन में यही देखा, हम जब भी कॉल लगा रहे हैं तो एक कम वैल्यू को कॉल लगा रहे हैं। अगर हमें n की वैल्यू के लिए कॉल लगाना है तो n-1 के लिए हम कॉल लगा रहे थे रिकर्जन में। अभी तक के हमने सभी क्वेश्चंस में यही पढ़ा है, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। देखिए 6 तो हमारा n हो गया और हम कॉल किसके लिए लगा रहे हैं, 6 हमारा n हो गया। देखिए मैं लिख भी देती हूँ, 6 हमारा n हो गया, हम कॉल किसके लिए लगा रहे हैं, n-1 के लिए। देखिए n-1 तो 6 - 1 5, तो n-1 के लिए कॉल लगा रहे हैं। जब एक वैल्यू कम हो गई n-1 तो n हमारा क्या बन गया, 5 बन गया। n हमारा अब क्या बन गया, 5 बन गया। तो अब जब हम कॉल लगा रहे हैं तो किसके लिए लगा रहे हैं, n-1 के लिए, तो n-1 क्या है, 4 बन गया, ठीक है। फिर जब 4 के लिए हम कॉल लगा रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में 4 क्या बन गया, n हो गया। अब n की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई, अब क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। और n-1 क्या बन गया, जब हम कॉल लगा रहे 3 बन गया, ठीक है। जब 3 के लिए कॉल लगा रहे तो नेक्स्ट टाइम पे n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई।
अब जो कॉल लग रहा है वो उससे n-1 के लिए लग रहा है, मतलब एक वैल्यू और कम के लिए लग रहा है। तो फिर n-1 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। फिर n-1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ठीक है, हाँ, आपने इतना देखा कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत हो रही है यहाँ पर, एक n की और दूसरी फैक्टोरियल ऑफ n-1। ये सिर्फ n है और ये फैक्टोरियल ऑफ n-1 इसलिए क्योंकि जब हम कॉल लगाएंगे तो उसमें बाकी की सारी वैल्यू स्टोर रहेगी। अभी इस पूरी चीज़ को मत देखो, अभी इस लाइन को देखो सिर्फ। 6 × 5 फैक्टोरियल, एन की वैल्यू 6 है, ठीक है, और ये 5 फैक्टोरियल में ये सारी वैल्यू स्टोर है क्योंकि इसी को तो हमने एक्सपैंड करा है, ठीक है, इसी को हमने पूरा कैलकुलेट करा है। तो 5 फैक्टोरियल है पूरा का पूरा, सिर्फ 5 नहीं है, ये पूरा 5 फैक्टोरियल है, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये पूरी वैल्यू है इसकी, ठीक है, और ये सिर्फ 6 है, तो एन की वैल्यू सिर्फ 6 है। और हमें ज़रूरत हो रही है फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 5 की, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस पूरे की, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 ये हो जाएगा और n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो अब देखिए, कोड के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। अभी तक क्या हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन ही क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पर हम इन टाइप का रख रहे हैं ताकि एक एक करके इन्हें वैल्यू को रिटर्न करता जाए, ठीक है। अगर हमने वॉइड रख दिया तो ये रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे फाइंड फैक्टोरियल नाम का इसको फंक्शन को नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, पैरामीटर सिर्फ एक ही पास करना पड़ेगा क्योंकि n की वैल्यू ही हमें देनी है। n-1 के लिए तो हम बार बार कॉल लगा रहे हैं तो हमें पैरामीटर में नहीं पास करना पड़ेगा। तो इन टाइप का होगा ये n, क्योंकि ये 6 का हमें फाइंड करना है, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सब इन टाइप का, इंटीजर टाइप का, इसलिए इंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बस कोड का काम इतना सा ही होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। तो यही हमारा कोड में लिखना होगा हमें, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम n-1 से, ठीक है, और वो फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को, ठीक है। बस हम फैक्टोरियल ऑफ n-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल की जगह आपको इस फंक्शन को कॉल कर देना जिस फंक्शन में आप ये कोड लिख रहे हो। रिकर्जन का मतलब ये होता है कि आप उसी फंक्शन को कॉल करते हो जिस फंक्शन में आप हो, ठीक है। ये हमारा बस इतना सा कोड होगा, इसे आप किसी भी वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं उसके लिए, फैक्टोरियल नाम का, ठीक है, उसमें हमने इसे स्टोर कर दिया और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे इस फैक्टोरियल को, मेन फंक्शन को हम रिटर्न करेंगे ये, ठीक है। इसके नीचे एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यार जी ऐसे सही होता है ना। और यहाँ पर हम इस फंक्शन को स्टार्टिंग में कॉल करते हैं, इस वाले फंक्शन को। एक तो हम इस फंक्शन के अंदर से इसी को कॉल करते हैं, रिकर्जन का मतलब ये होता है। और उसके साथ साथ जब स्टार्ट होता है कोड, जब स्टार्टिंग में, तब हम यहाँ से मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि यहाँ पर प्रिंट हो पाए वो, ठीक है। तो अब वो करेंगे, आप यहाँ से फंक्शन को कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रिंट एलन के अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले स्टोर करके बता देती हूँ एक वेरिएबल में। आप इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करो, फाइंड फैक्टोरियल, इसे कॉल कर दिया। n की वैल्यू यहाँ पर दे दो कि आप किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हो, किस इंटीजर का। हम 6 का फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 लिख देंगे इनपुट में और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। हम रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंट टाइप होगा। अब इस रिजल्ट वाले वेरिएबल को आप प्रिंट करा दो, system.out.println, और यहाँ पे इस रिजल्ट को प्रिंट करा दो। आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, system.out.println में इस फाइंड फैक्टोरियल और 6 को यहाँ डायरेक्ट लिख देते, तो आपको वेरिएबल नहीं बनाना पड़ता, इट्स ऑल अप टू यू। बस कोड इतना ही है। एक चीज़ और लिखनी होगी, मैं इसका आपको बैकएंड में भी फिर से बता दूंगी कि कैसे है। अगर आपको थोड़ी सी भी क्वेरी है ना कि एक ही लाइन में कैसे फैक्टोरियल फाइंड हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। एक और यहाँ पर कंडीशन लिखनी पड़ेगी और वो कंडीशन ये होगी कि जब भी आप 0 पर पहुँच जाओ, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 0 पर पहुँच जाओ, n की वैल्यू जब 0 हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में 6 है, फिर एक एक करके कम आप फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करें तो फिर n की वैल्यू कम होती जा रही है। पहले 6 थी, फिर 5 हो रही, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो जब भी आप बेस केस पे पहुंच जाओ, मतलब n की वैल्यू इफ में लिखेंगे आप, जब भी n की वैल्यू 0 हो जाए तब आप रिटर्न डायरेक्ट कर दो 1, ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। बस हमें इतना सा लिखना होगा। अगर हमने ये n की वैल्यू 0 नहीं लिखी तो फिर वो पीछे पीछे और जाता जाएगा 0 के बाद भी। तो देखिए अब बैकएंड में कैसे काम करेगा वो देखते हैं। मैंने एक बार थोड़ा सा आपको समझा दिया था, बट मुझे लगा कि इससे बेटर मैं और आपको समझा सकती हूँ ईजिली।
इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड करी हूँ इसे। देखिए बैकएंड में क्या होगा यहाँ पर, जब भी कोड काम करता है, ठीक है, जब भी रन करता है वो मेन फंक्शन से ही रन करेगा, फिर भले वो रिकर्जन के लिए करे या किसी भी टॉपिक के लिए अगर आप कोड बना रहे हो तो करे, मेन फंक्शन से ही रन करता है वो, मेन फंक्शन से रन करेगा। हम मेन फंक्शन में क्या करें, सबसे शुरुआत में जब यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है हम फाइंड फैक्टोरियल को कॉल कर रहे हैं, और फाइंड फैक्टोरियल को कॉल करते वक्त हम एक इनपुट दे रहे हैं 6, जो कि है एन की वैल्यू, मतलब हम 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। तो जब ये यहाँ से कॉल लगेगा फाइंड फैक्टोरियल को, तब n इक्वल्स टू 6 इनपुट में जाएगा, ठीक है, इस कॉल के साथ जाएगा और इस n में स्टोर हो जाएगा 6, ठीक है। n की वैल्यू शुरुआत में 6 है तो इस n में स्टोर हो गई। अब यहाँ से कोड स्टार्ट होगा रन करना। इफ़ यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी कि n की वैल्यू 0 है, नहीं नहीं अभी तो 0 नहीं है, अभी तो 6 है n की वैल्यू, तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, n को आप इंटू करो, किससे करो, आप फिर फाइंड फैक्टोरियल को कॉल कर दो। n को इंटू करना है फाइंड फैक्टोरियल को जब आप कॉल करते हो n-1 के लिए, उससे, ठीक है। n-1 के लिए हमें कॉल करना है, n की वैल्यू शुरुआत में क्या है 6, तो जब n-1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। 6 - 1 इक्वल्स टू 5, n की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी फिलहाल 5, तो मतलब कॉल लग रहा है फैक्टोरियल ऑफ 5 के लिए। मैंने यहाँ पर भी बताया था, देखो 6 को आप इंटू कर रहे हो फैक्टोरियल ऑफ 5 से, मतलब कॉल लग रहा है 5 के लिए, उसके बाद ये सब रन करेगा तो 5 के लिए कॉल लग रहा है, यहाँ पर भी n-1 के लिए कॉल लग रहा है। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ पर होगा n की वैल्यू 6 हम दे रहे हैं और उसको इंटू कर रहे हैं, तो ये जो 6 होगा ना वो इस फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा, 6 स्टार्टिंग में ही जाके यहाँ पर फैक्टोरियल में स्टोर हो जाएगा। अब कॉल लगेगा फाइंड फैक्टोरियल को, इस वाले को 5 के लिए, n-1 के लिए, मतलब 5 के लिए कॉल लग रहा है। अब यहाँ से आएगा कोड एडिटर, देखेगा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं नहीं अभी तो 5 है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अब पहले जो भी 6 था ना वो इस फैक्टोरियल में स्टोर हो गया था ऑलरेडी इस वेरिएबल में, अब n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू थी हमने जब कॉल लगाया n-1 के लिए, तो अब n की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, तो अब इससे इंटू कर दो ना, यहाँ पे क्लियरली यही तो लिखा है, जो फाइंड फैक्टोरियल आप कर रहे हो कॉल उस टाइम जो भी वैल्यू उसको इस n से इंटू करते जाओ, मतलब जो पहले 6 था उससे आप इंटू कर दो, अब जो भी है, अब है 5 तो 6 को 5 से इंटू कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, अब फिर से आप कॉल लगाओ, ठीक है। कब तक कॉल लगाना है, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी तभी वो रुकेगा वरना कोड नहीं रुकेगा, ठीक है। तो कब तक कॉल लगाना है, जब तक 0 नहीं हो जाती, तो अभी तो 5 ही है। अब ये बोल रहा है आप फिर से कॉल करो फाइंड फैक्टोरियल को, जो भी आंसर आएगा उसको इन सब से, इन दोनों से फिर से इंटू करते जाओ। तो यहाँ पर इंटू को मैं साइन लगा देती हूँ। अब फाइंड फैक्टोरियल को कॉल लगाओ n-1 के लिए, पहले n की वैल्यू क्या थी 5 थी, अब n-1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगी, अब n की वैल्यू हो जाएगी 4 n-1, ठीक है। n-1 के लिए कॉल लग रहा है, n इक्वल्स टू 4 के लिए कॉल लग रहा है, ठीक है। जब n इक्वल्स टू 4 के लिए कॉल लग रहा है तो n की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, तो ये क्या बोल रहा है 6 और 5, तो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टोरियल में स्टोर हो ही गया था, ठीक है। अब जो कॉल लगाया 4 के लिए लगाया, तो अब इसको इससे इंटू कर दो, यहाँ पे इंटू का साइन लगाए, n की जो वैल्यू आती जा रही है और n-1 के लिए आप कॉल लगाते जा रहे हो, उनको आप इन से इंटू करते जाओ जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, तो 4 से इंटू कर दो। फिर से कॉल लगाओ n-1 के लिए, पहले क्या था n की वैल्यू 4 थी, n-1 अब 3 हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3 के लिए कॉल लग रहा है यहाँ पर, क्या n की वैल्यू 0 नहीं अभी भी नहीं है, तो फिर कॉल लगाओ और जो अब वैल्यू आई है n की उसको फिर से इंटू कर दो यहाँ पर इनके साथ 3, ठीक है। अब फिर से कॉल लगाओ n-1 के लिए, पहले क्या 3 n की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी n-1 2 हो जाएगी n की वैल्यू, 2 के लिए कॉल लग रहा है अब, ठीक है। अब 2 के लिए कॉल लग रहा है यहाँ पर, क्या n की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी अभी फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 के लिए कॉल लग रहा है, n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, अब इसको वापस से इंटू करते जाओ। अब n की वैल्यू तो 2 हो गई, n-1 के लिए फिर से कॉल लगाओ 1 के लिए, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अभी भी वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यहाँ पर इससे फिर से इंटू कर दो, 1 से इंटू कर दिया, करेक्ट। अब n-1 के लिए फिर से कॉल लगाओ, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब n की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब कॉल ये आखिरी बार लगेगा, ठीक है, कॉल हो गया। अब यहाँ पर आया क्या n की वैल्यू 0 है, हाँ बिल्कुल है, n की वैल्यू 0 हो गई है, तो रिटर्न कर दो 1 और यहीं पर रुक जाओ, तो मतलब यहाँ पर इंटू फिर से 1 कर दो और यहीं पर रुक जाओ और इसे आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। क्या होगा अब इन सब का आंसर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 1 720 आंसर आया था, हमने देखा था 720 आंसर आया था, ये रहा 720 आंसर। इसने इस फैक्टोरियल को 720 आंसर यहाँ पर स्टोर करा दिया, यहाँ पर 720 आंसर इस फैक्टोरियल में स्टोर हो गया, यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया 720 आंसर। किसे रिटर्न करा, इस मेन वाले फंक्शन को रिटर्न करा। जब मेन फंक्शन को रिटर्न करा तो इस रिजल्ट में 720 आंसर रिटर्न हो गया, क्योंकि कॉल करते वक्त हम यही चाहते थे जो भी फाइंड फैक्टोरियल को कॉल करे और जो आंसर आए उसे इस रिजल्ट में स्टोर कर दो, तो 720 यहाँ पर स्टोर हो गया। अब इस रिजल्ट को हमने प्रिंट करा दिया तो आउटपुट में हमारा आ गया 720, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया है फाइंड फैक्टोरियल नाम का। हमने यहाँ पर पैरामीटर भी दे दिया है n, जिसका टाइप इंटीजर है, यहाँ पर इंट रिटर्न टाइप है क्योंकि हम रिटर्न करना चाहते हैं। अब हम मेन फंक्शन से इसे कॉल करेंगे। हम थोड़े से लेजी है इसलिए डायरेक्ट हम system.out.println में ही कॉल कर देते हैं इसे। फाइंड फैक्टोरियल को n की वैल्यू हम 6 दे रहे हैं क्योंकि हम 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जब हम फाइंड फैक्टोरियल को जब हम कॉल करेंगे n-1 के लिए, तब वो ऑलरेडी आंसर दे देगा हमें। ठीक है, हम ऐसे एज्यूम करके ही चल रहे हैं। शुरुआत में जब हम ये रिकर्जन वाला टॉपिक स्टार्ट करा था तभी मैंने आपको ये बोल दिया था कि हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पर बाकी वो सारा काम कर देता है खुद ही। ठीक है, यहाँ पर हम इंट फैक्टोरियल वाला मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसमें हम फॉर्मूला लिख रहे हैं n इंटू, और यहाँ पर हम कॉल लगाएंगे फाइंड फैक्टोरियल को। और किसके लिए कॉल लगाएंगे, n-1 के लिए, और n की वैल्यू उसमें इंटू करते जाएंगे। कब तक के इंटू करेंगे, जब तक कि n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, 0 नहीं हो जाती उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ अगर n की वैल्यू 0 हो गई है तो फिर आप रिटर्न कर दो 1। ठीक है, और वहीं पर कोड रोक दो। ठीक है, अब यहाँ से हम इस रिटर्न कर देंगे फैक्टोरियल को क्योंकि यहाँ पर सारा काम हो ही जाएगा। बार बार n-1 कॉल लगता जाएगा और जो प्रेजेंट में n की वैल्यू है उससे इंटू करता जाएगा, और जब भी n की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पर रुक जाएगा। उन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इस फैक्टोरियल वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और अब हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं इस फैक्टोरियल को। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं इस फैक्टोरियल को, मेन फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर मेन फंक्शन के पास ये फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करा देगा। मैं इसे रन कर देती हूँ। बहुत इजी वे में है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं इसके बाद वो स्टैक का भी मैंने आपको समझाया, वो भी आप देख लीजिएगा तो स्टैक भी बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में। कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा वीडियो, क्वेरी हो तो वो भी बता देना। और ये देखिए हमारा सही आउटपुट आ गया है, आंसर आ गया 720। मैंने स्टैक भी समझाया, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको स्टैक का बताऊंगी, स्टैक क्या होता है। जिसे भी नहीं पता है ये उसे ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले जब ये बैकएंड में काम क्या कर रहा था, जब हम फैक्टोरियल का कोड बना रहे थे, सबसे पहले मेन फंक्शन से कॉल लगा। ठीक है, मेन फंक्शन से इसको कॉल लगा। एन की वैल्यू क्या दी हमने, इनपुट में 6 दी, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने एन की वैल्यू क्या दी, 6 दी। ठीक है, जब ये कॉल लगा तो कॉल किसको लगा, फाइंड फैक्टोरियल को। ठीक है, फाइंड फैक्टोरियल कॉल लगा, क्या दिया, इनपुट 6 दिया। तो जब रन करना स्टार्ट होगा तो शुरुआत में भी एन की वैल्यू 6 ही होगी। फिर हमने यहाँ से इसको कॉल लगाया। ठीक है, फिर से कॉल लगाया। कॉल किसके लिए लगाया, n-1 के लिए। ठीक है, n-1 के लिए हमने कॉल लगाया। अब n की वैल्यू क्या बन गई, जब n-1 कर दी तो n की वैल्यू बन गई 5। ठीक है, अब फिर से कॉल लगाया हमने, किसके लिए लगाया, n-1 के लिए लगाया फिर से कॉल। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। ठीक है, जब हमने कॉल फिर से लगाया तो n की वैल्यू क्या बन गई, 4 बन गई। अब हमने जब फिर से कॉल लगाया, कब तक कॉल लगता रहेगा, जब n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, बेस केस नहीं पहुंच जाती। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या बन जाएगी, जब n-1 के लिए फिर से कॉल लगाएंगे तो अब n की वैल्यू बन जाएगी 3। ठीक है, अब हमने यहाँ से फिर से कॉल लगाया। ठीक है, n-1 के लिए ही कॉल लगा रहे हैं हम क्योंकि हमने कोड में यही लिखा है n-1 के लिए। n की वैल्यू क्या बन गई, 2। अब यहाँ से जब फिर से कॉल आएगा तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, अब 1 बन जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पर आखिरी बार कॉल लगेगा अभी, ठीक है ये ध्यान रखें, यहाँ पर आखिरी बार कॉल लगेगा n-1 के लिए, n की वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हिट हो गई बेस केस, यहाँ पर बेस केस हिट हो गई। n की वैल्यू 0 जब भी होती है तो हम रिटर्न क्या कर रहे थे, 1। तो यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ही रिटर्न करना स्टार्ट हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू जब 0 थी तो इसने इसको आंसर क्या रिटर्न करा, देखना। तो जब ये रिटर्न होगा, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कोड में, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब n की जो भी वैल्यू है उसमें आप इंटू करते जाओ n-1 फैक्टोरियल को। ठीक है, तो जब ये यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ तो n इक्वल्स टू 0 था, तो इसने यहाँ पर इसको क्या रिटर्न करा, इसने इसको रिटर्न करा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 थी तो इसने यहाँ पर इसको 1 रिटर्न करा। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो n-1, मतलब जब आपने कॉल लगाया था तो ये n-1 के लिए कॉल लगाया था, इसने जो भी वैल्यू रिटर्न करी है आपको उसमें इंटू करते जाओ इन n की वैल्यू, जो भी n की वैल्यू प्रेजेंट में है उससे इंटू करते जाओ n-1 ने जो रिटर्न करा है। अभी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है n की, वो 1 है, तो उसको इंटू कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया 1, इसने इसको रिटर्न करा 1। ठीक है, ये रिटर्न का शुरुआत में लिख रही हूँ मैं, और जो n की वैल्यू जो रहेगी वो मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है, इसने रिटर्न क्या करा, n करा।
ठीक, इसने यहाँ पर रिटर्न क्या करा, 1 करा, ठीक है। और यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो आंसर क्या हो गया 2। अब इसने रिटर्न क्या करा, यहाँ पर 2 करा इसको रिटर्न, ये रिटर्न वाला है, ठीक है। इसने इसको रिटर्न करा है, फैक्टोरियल ऑफ n-1 ने यहाँ पर रिटर्न करा 2, और n की वैल्यू क्या थी, 3 थी, 3 2 ज़ा 6। अब ये 6 इसको इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 24। अब जब इसने 24 इसको रिटर्न करा, 24 इसको रिटर्न कर दिया, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5, तो n को आप मल्टीप्लाई करते जाओ जब वो रिटर्न कर रहा है n-1 की वैल्यू, ठीक है। बस n की वैल्यू जो प्रेजेंट में उसको इंटू करते जाओ, n-1 ने जो रिटर्न करा है उससे, ठीक है। 24 रिटर्न करा और 5 n की वैल्यू थी प्रेजेंट में, तो उसको इंटू कर दिया, आंसर क्या आएगा 120। अब ये 120 आंसर इसने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। 120 आंसर इसने रिटर्न करा, इंटू करो 6, क्या है 720। अब ये जो 720 आंसर आया वो इसने इसको मेन फंक्शन को रिटर्न कर दिया, और मेन फंक्शन में हमने इसे प्रिंट करा दिया 720, करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वैसे मैं ये सब पहले भी समझा चुकी हूँ, जब ये स्टार्ट करा था हमने फैक्टोरियल क्वेश्चन, यहाँ पर ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि ये रिटर्न करते जा रहा है, ये भी वही था, बट मैंने आपको एक बार स्टैक में भी समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मैंने फैक्टोरियल ऑफ 9 के लिए आपको समझाया, फैक्टोरियल ऑफ 8 के लिए आप खुद कैलकुलेट करो ये भी, और जो स्टैक बना के बताया उसको भी, और ये जो कोड बनाया है सूडो कोड इसे भी, और कोड को भी, पूरे को प्रैक्टिस करो, आपको रिकर्जन भी अच्छे समझ आ जाएगा और क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थोड़े एडवांस लेवल टॉपिक्स, मतलब ये वाले मीडियम लेवल और इजी वाले थे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस वाले, थोड़े टफ होंगे, तो पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, आपको आसानी रहेगी उसे करने में। और वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फैमिली में, और कमेंट्स में बता देना कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।